हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मम्स डिसीज़। सो मम्स एक हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, प्लस ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मम्स क्या होता है, देखो मम्स एक हाईली कॉन्टेजियस डिसीज़ है, मीन्स ईजिली स्प्रेड हो सकती है। सो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंडर आता है, प्लस ये रेस्पिरेटरी एंड वायरल इलनेस है, तो ये एक वायरस के कारण होता है। और ये कौन सा वायरस है? दैट इज मम्स वायरस। और ये मम्स वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये पैरामिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। मम्स मीजल्स ऑल्सो वो भी पैरामिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। तो एक टाइम पर ये बहुत कॉमन इलनेस थी, चाइल्डहुड में बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को ये मिलती थी। लेकिन 1967 के बाद वैक्सीन की इंट्रोडक्शन की वजह से ये जो केसेस हैं मम्स के, ये बहुत डिक्रीज हो गए हैं। सो थैंक्स टू वैक्सीनेशन अब ये केसेस बहुत डिक्रीज हो गए हैं। अदरवाइज वैक्सीनेशन से पहले ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी, बच्चों में देखने को मिलती थी, प्लस कॉम्प्लिकेशंस भी इससे होते थे। It usually affects children between 2 years to 12 years of age. So 2 साल से 12 साल के बच्चों को ये यूजुअली अफेक्ट करता है मम्स, लेकिन ये एडल्ट्स में भी हो सकता है। और ये जो वायरस है ये सिर्फ आपको ह्यूमंस में देखने को मिलेगा, ये किसी एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन इज द ओनली होस्ट ऑफ दिस वायरस। नाउ इट कैन कॉज पेनफुल स्वेलिंग इन द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये क्या करता है, ये मम्स क्या करता है, देखो मम्स से और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसका कॉमन साइन जो कि देखने को मिलता है बच्चों में वो क्या है कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। लेकिन ये जो वायरस है मम्स वायरस, ये पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के बिल्कुल साइड में, यहाँ पर चीक्स के साइड में ये प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड, उसको ये अफेक्ट करता है। और ये पैरोटिड ग्लैंड क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स, ये इनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो मम्स वायरस में क्या होता है, ये स्वेलिंग आ जाती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स में, प्लस ये पेनफुल भी होता है। मम्स इज यूजुअली अ माइल्ड डिसीज। मम्स क्या एक माइल्ड डिसीज है, एक्यूट इन्फेक्शन है, थोड़े टाइम बाद पर्सन इससे खुद ही रिकवर हो जाता है। हाउएवर सीरियस केसेस कैन अकर, लेकिन सीरियस केसेस या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस वायरस से, बट बहुत रेयर है। यूजुअली क्या होता है कि मम्स होता है बच्चों में, बच्चे उससे रिकवर हो जाते हैं एंड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देन उनकी बॉडी में बन जाती है। मीन्स एक बार जिसको मम्स हो गया, दोबारा बहुत रेयर है कि उसको मम्स हो, दोबारा मम्स नहीं होता, और बच्चे के जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी बन जाती है मम्स वायरस के अगेंस्ट। सो पीपल हु हैड मम्स वंस आर इम्यून फॉर इट फॉर लाइफ टाइम के लिए इम्यून हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप बेबी का फेस देख रहे हैं, साइड से क्या हो गया, स्वॉलन हो गया है। तो एक साइड की चीक भी अफेक्ट हो सकती है, दोनों साइड की भी हो सकती हैं। हाउ इट इज स्प्रेड कैसे होता है? मम्स इज प्राइमरली अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये क्या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, एयरबोर्न वायरस है ये। तो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। फर्स्ट इट इन्फेक्ट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही एंटर होता है, वहाँ इन्फेक्शन कोज करता है। देन इट स्प्रेड्स टू दी सलाइवरी ग्लैंड्स एंड देन उसके बाद ये सलाइवरी ग्लैंड जो कि पैरोटिड ग्लैंड है उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद और किसको अफेक्ट करता है, लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है एंड देन ये ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर हो जाता है। नाउ अगर ये ब्लड में एंटर हो जाता है तो ये अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्शन कोज कर सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। इट कैन स्प्रेड थ्रू सलाइवा एंड म्यूकस। देखो एक तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट किया, तो जो म्यूकस है उसमें ये वायरस प्रेजेंट होगा। सलाइवरी ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है, तो जो सलाइवा है उसमें ये वायरस प्रेजेंट होगा। तो जब भी कोई पर्सन खांसी करेगा, कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, छींकेगा, तो वो क्या करेगा, म्यूकस को स्प्रेड कर रहा है। मीन्स जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है उसमें म्यूकस है और वायरस प्रेजेंट है। तो अगर कोई पर्सन पास में खड़ा है, क्लोज कॉन्टैक्ट में, वो उस वायरस को इनहेल करता है या फिर ड्रॉपलेट्स को इनहेल करता है, तो उसको भी वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और सलाइवा में भी होता है, इसलिए अगर कोई टॉक कर रहा है, बात कर रहा है और सलाइवा के थ्रू दूसरे पर्सन तक ये स्प्रेड हो सकता है।
सो व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ करेगा, स्नीज करेगा, टॉक करेगा, तो ये वायरस को स्प्रेड करेगा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर सलाइवा के थ्रू। ना कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, कोज हमने पढ़ लिया, ये कौन कोज करता है, मम्स वायरस कोज करता है जो कि पैरामिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है, कौन कौन रिस्क पर है, तो देखो अनवैक्सीनेटेड पीपल, ऑफ कोर्स अगर वैक्सीनेशन नहीं ली तो उनको हो सकता है अनवैक्सीनेटेड पीपल को, और इम्यूनो डेफिशिएंसी, अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे कि HIV पर्सन्स हैं, एड्स वाले पर्सन्स हैं, या फिर ऑर्गन डोनर या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जिनका, तो उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। सो ऐसे पर्सन्स या फिर जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स पर हैं, किसी को एस्थमा है, तो उनको चांसेस ज़्यादा हैं ये इन्फेक्शन होने के। क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ऑफ कोर्स अगर हम क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के तो भी रिस्क है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे ही हम वायरस से एक्सपोज हुए, वायरस बॉडी में एंटर हुआ, उसके कितने दिन बाद साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 to 25 डेज तक रहता है। फ्यू पीपल शोज नो सिम्टम, और कुछ पीपल एसिम्टोमेटिक होते हैं जिनमें कोई भी सिम्टम शो नहीं होता और वो रिकवर भी हो जाते हैं। इनिशियल सिम्टम्स, सबसे पहले जो शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीवर, फीवर होगा पर्सन को, हेडेक होगा, मसल एक, फीवर है, बॉडी में पेन होगा, फैटीग, थकावट फील होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, देन आता है पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस हमने पढ़ लिया, पैरो मीन्स पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, एंड ITIS है इन्फ्लामेशन। तो पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन होना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बच्चे का जो फेस है ये दोनों साइड से इसमें स्वेलिंग हुई हुई है। क्यों हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट है और वो पैरोटिड ग्लैंड्स स्वॉलन हो गई है, उनमें स्वेलिंग आ गई है। तो आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद क्या होता है, ये सिम्टम्स अपीयर होने के बाद ये स्वेलिंग आ जाती है इनमें, पैरोटिड ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, और जो कि पेनफुल भी होती हैं। ये एक चीक में भी हो सकती है, एक साइड भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती हैं। और ये किसकी तरह लगता है, चिपमंक चीक्स की तरह लगता है। चिपमंक क्या है, एक तरह की ये ग्लैरी जैसा होता है, तो ये स्क्विरल जैसा होता है, यहाँ ग्लैरी जैसा होता है, और ये देखो इसके जो चीक्स होते हैं ये इस तरह से स्वॉलन, फूले हुए होते हैं, तो इसलिए इसको चिपमंक चीक्स भी कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है, अगर ये वायरस दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, तो ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, एनसेफेलाइटिस, ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, अर्थराइटिस, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजेस लेयर है ब्रेन की वहां कॉज कर सकता है इन्फ्लामेशन, डेफनेस, ईयर में भी इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है और डेफनेस हो सकती है। ऊफोराइटिस या फिर ऑर्काइटिस। ऊफोराइटिस क्या है कि अगर जो फीमेल ओवरीज है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, एंड ऑर्काइटिस क्या है अगर मेल टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाए। पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज की इन्फ्लामेशन हो सकती है। थायरॉयडाइटिस, थायरॉयड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो सकती है। और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, अगर प्रेग्नेंट मदर को ये इन्फेक्शन हो जाता है, मम्स हो जाता है, तो बेबी में ये इजीली ट्रांसफर हो सकता है, एंड बेबी में प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, लो बर्थ बेबी हो सकता है, और जो डिफॉर्मिटीज है वो भी हो सकती हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके क्या करते हैं, एंटीबॉडीज टेस्टिंग। एंटीबॉडीज जैसे कि IgM एंटीबॉडीज, IgM एंटीबॉडीज एंड IgG एंटीबॉडीज। अब देखो ये जो IgM एंटीबॉडीज है, ये IgM एंटीबॉडीज रीसेंट इन्फेक्शन को शो करता है कि अभी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, सो ये रीसेंट इन्फेक्शन है, या फिर बॉडी में अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो IgM एंटीबॉडीज का लेवल हाई होगा। IgG एंटीबॉडीज, IgG एंटीबॉडीज कब होती है, जब बॉडी में इन्फेक्शन होकर चला जाता है और बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है इस इन्फेक्शन के लिए। तो ये IgG, ये G से आप याद रखिए मीन्स गार्ड, तो ये एंटीबॉडीज गार्ड कर रही हैं फॉर लाइफ टाइम के लिए, अब बॉडी को गार्ड कर रही है मम्स वायरस के लिए। अगर वैक्सीनेशन लिए तो भी IgG एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। देन वायरल कल्चर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि म्यूकस का सैंपल या फिर सलाइवा का सैंपल वो लेकर उसमें ग्रो कर सकते हैं वायरस को, तो वायरल कल्चर से भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। PCR सबसे रिलायबल टेस्ट होता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, तो ऐसे ही स्वॉब लेके म्यूकस की, सलाइवा की या ब्लड की, तो PCR कर सकते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वायरस है।
देन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में इसका एक ही प्रिवेंशन है, इसके लिए वैक्सीन है। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये तीनों वायरस हैं, तीनों के लिए कॉम्बाइंड वैक्सीन है, दैट इज MMR वैक्सीन। तो M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्स एंड R फॉर रूबेला। सो ये कॉम्बिनेशन है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन का। ये 2 डोज इसकी वैक्सीन की दी जाती है। 2 डोज वैक्सीन सीरीज इफेक्टिवली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल द 3 वायरस, और ये तीनों वायरस के लिए प्रोटेक्ट करती हैं। इसके साथ वेरिसेला वैक्सीन भी दी जाती है जो कि चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करती है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, और साथ में वेरिसेला वैक्सीन दे देते हैं जो कि चिकन पॉक्स के लिए भी प्रिवेंशन है। देन फर्स्ट डोज फॉर चिल्ड्रन एजेस 12 मंथ्स टू 15 मंथ, जो पहली डोज है वो 12 महीने से 15 महीने के जो बच्चे हैं उनको दी जाती है, मीन्स 1 साल से 15 महीने वाले बच्चे। तो और अगर अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं जहां पर इसके जो रेट है वो ज़्यादा हैं, जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहां पर ज़्यादा होते हैं, तो फर्स्ट डोज 6 मंथ्स के इन्फेंट को भी दे सकते हैं। नाउ सेकेंड डोज इसकी कब दी जाती है? अराउंड 4 to 6 ईयर्स, जब 4 से 6 साल का बच्चा हो जाता है तब दी जाती है। और सेकेंड डोज, वैसे तो ये रूटीन है कि फर्स्ट 1 साल पर एंड देन सेकेंड 4 से 6 साल पर, लेकिन सेकेंड डोज और कब दे सकते हैं? गिवन एज सून एज 4 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज। जैसे फर्स्ट डोज दे दी, उसके 4 हफ्तों बाद सेकेंड डोज वैसे दे सकते हैं। और हमने क्या प्रिवेंशन करनी है? देखो, आइसोलेट द पेशेंट। कोई भी अगर बच्चे को मीजल्स, मम्स, रूबेला हुआ है तो मदर्स क्या इंश्योर करेंगे कि उस बच्चे की आइसोलेट करें, उस टाइम तक उसको घर पर ही रखें, बाहर खेलने नहीं भेजे, दूसरे बच्चों को स्प्रेड हो सकता है, इजिली स्कूल नहीं भेजें। और जो टीचर्स भी हैं उनको ज़रूर मेक श्योर करना चाहिए कि वो पूरा अपना वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड रखें, क्योंकि उन्होंने हमेशा बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। नाउ ट्रीटमेंट क्या है? देखो, एज सच इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक माइल्ड डिसीज़ होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, बहुत रेयर इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो वैसे वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ऐसा है, बहुत रेयर है कि दोबारा ये डिसीज़ हो वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन अगर होती भी है तो इसके जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत माइल्ड होंगे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या आता है इसका? एंटीपायरेटिक्स की फीवर है अगर बहुत ज़्यादा तो एंटीपायरेटिक्स ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल। एस्पिरिन इसमें अवॉइड करनी है। देखो, एस्पिरिन इसलिए अवॉइड करनी है क्योंकि एस्पिरिन लेने से एंसेफेलाइटिस होता है, ब्रेन की इन्फ्लामेशन और लीवर की इन्फ्लामेशन हो सकती है। हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत ज़्यादा पानी पीना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। एक तो वायरल इन्फेक्शन हो गया है, फीवर हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं। गार्गल्स विद वार्म सॉल्ट वाटर। अब देखो, सॉल्ट वाटर के साथ गार्गल करने हैं, इससे क्या होगा, जो सोर थ्रोट है उसमें रिलीफ मिलेगा। देन आता है सॉफ्ट डाइट। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स स्वॉलन हो गई हैं तो स्वॉलोइंग में या फिर च्यूइंग में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सॉफ्ट डाइट लेनी है। आइस और हीट पैक्स ऑन स्वॉलन चीक्स, ये जो चीक्स जो स्वॉलन हो गई है इसके ऊपर आइस या फिर हॉट पैक्स लगा सकते हैं स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। So I hope आपको मम्स समझ आया होगा, and if you understood this lecture then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.